साल 1946 की बात है। सारी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल रही थी। ठीक उसी वक्त हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य लगभग खात्मे की कगार पर था। ये तय हो चुका था कि अंग्रेज जब भी भारत छोड़कर जाएंगे तो देश की बागडोर कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में लेकर जाएंगे। उससे कुछ वक्त पहले जब धर्म के नाम पर अलग देश बनाने की मांग की जा रही थी, तब मुसलमानों का भरोसा जीतने और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन साल 1946 आने तक 3 बड़े दावेदार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज होना चाहते थे। उनमें से एक थे उस वक्त के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे महात्मा गांधी के खासम खास जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था, लेकिन जाने से पहले अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। यानी जो कांग्रेस अध्यक्ष होता उसी के हाथ में भारत की कमान सौंपी जाती। लेकिन नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में मतभेद थे। अखबारों में लगातार अबुल कलाम को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई जा रही थी, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए और जवाहरलाल नेहरू की भी यही मंशा थी। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी किताब के मुताबिक गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें गांधी ने लिखा, मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में लिखा है उसका कोई आधार नहीं। मुझे लगता है एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं आप खुद ये ऐलान कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं चाहता हूं जवाहरलाल को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। तो कुछ इसी तरह की चिट्ठी सरदार पटेल को भी लिखकर गांधी जी ने उन्हें अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेने को कहा था और इस तरह जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और 15 अगस्त 1947 को वो आजाद भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने। देश के इतिहास में पहला और ये आखिरी मौका था जब कोई मुसलमान नेता प्रधानमंत्री पद के इतने करीब पहुंचा था। हालांकि मौलाना आजाद से पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना को अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। इसके लिए महात्मा गांधी ने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से बात भी की थी, लेकिन इसके लिए न तो जिन्ना तैयार थे और न ही नेहरू। दोनों को सत्ता का सुख चाहिए था। खैर, देश आजाद हुआ और नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उनके बाद से आज तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए। उनमें से 13 हिंदू थे और 1 सिख, लेकिन कोई मुस्लिम कभी पीएम पद तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों कभी मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? क्या आगे चलकर कभी ऐसा हो सकता है? तो इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास के कुछ पन्ने उलटने होंगे। साल 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए और देश की पहली लोकसभा में 21 मुस्लिम सांसद चुनकर पहुंचे। संसद में उनकी हिस्सेदारी 4.29% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री बने। मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया और रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। नेहरू के पहले कार्यकाल से लेकर 1984 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक एवरेज 2 से 3% ही मुसलमान नेता केंद्र सरकारों में मंत्री बने। सबसे ज्यादा 6 मुस्लिम मंत्री राजीव गांधी की सरकार में थे और बात अभी तक यानी 2024 तक की कर लें तो अब तक कुल 43 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने हैं। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद ऐसे इकलौते मुस्लिम नेता थे जो गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। वहीं सदन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आजादी के बाद से अब तक कुल 5.88% मुस्लिम ही लोकसभा पहुंचे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17.22 करोड़ मुसलमान थे, जो देश की कुल आबादी का 14.2% था। ये आंकड़ा अब काफी बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में साल के अंत तक मुस्लिम आबादी 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया था। तो इस लिहाज से लोकसभा में 77 मुस्लिम सांसद होने चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी संख्या सिर्फ 27 ही है। अब जब संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वालों की ही कोई खास गिनती नहीं है, तो फिर कैसे उनके पिछड़ेपन और विकास के बारे में सोचा जा सकता है? हालात ये हैं कि सत्ताधारी बीजेपी की सरकार में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, जबकि देश भर में 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें 65 सीटें ऐसी भी हैं जहां करीब 35% वोटर मुस्लिम हैं। इन मुस्लिम बहुल सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी में हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 13 सीटों पर मुस्लिम वोटर सीधे दखल रखते हैं।
इस तरह केरल में 8, असम में 7, बिहार में 4, जम्मू कश्मीर में 3, मध्य प्रदेश में 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2 और तमिलनाडु में 1 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट है। तो इनमें से कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं ऐसे जहां मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा हैं। इन सब के बाद भी 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में देश की प्रमुख पार्टियों ने 58% कम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, आरजेडी जैसी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि इनका झुकाव मुस्लिम वोटरों की तरफ ज्यादा रहता है, लेकिन इस चुनाव में तो उन्होंने भी मुस्लिम उम्मीदवारों का पत्ता काट दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति की वजह से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। हिंदू वोट हाथ से निकलने के डर से ही तमाम विपक्षी दलों ने मुस्लिमों के टिकट काटे हैं या किनारा कशी की है। लोकसभा की तरह ही देश की विधानसभाओं में भी मुस्लिमों की हिस्सेदारी का हाल बेहद खराब है। देश में करीब 4000 विधायक हैं, मुश्किल से 6% विधायक ही मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 16% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां भी सिर्फ 7% ही मुस्लिम विधायक हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा बताता है कि अब तक देश के 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य के मुस्लिम मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके अलावा अभी तक 3 मुस्लिम नेता देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं। उनमें सबसे पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम शख्स थे। वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक देश के राष्ट्रपति रहे। दूसरे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक मशहूर साइंटिस्ट थे और 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। और तीसरे थे मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए तो फिर प्रधानमंत्री पद तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया। दरअसल भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए जाति, धर्म या प्रांत की ना तो कोई संवैधानिक रोक टोक है और ना ही कोई विशेष प्रावधान ऐसा है। संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद का जिक्र किया गया है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत वाले दल या अलायंस का समर्थन मिला हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि हमारा संविधान किसी भी मुस्लिम को पीएम बनने से नहीं रोकता। तो फिर आजादी के इतने सालों बाद कोई मुस्लिम नेता आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? इसके पीछे 4 बड़ी वजह। पहली वजह, आजादी के बाद कांग्रेस चाहती तो किसी मुस्लिम नेता को भी पीएम बना सकती थी, लेकिन तब देश में मुस्लिमों को लेकर माहौल ठीक नहीं था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था। तो फिर अगर आजादी के ठीक बाद किसी मुसलमान को पीएम बनाया जाता, देश में अराजकता फैल सकती। दूसरी वजह, देश जब से आजाद हुआ तब से ही समाज सुधार के लिए कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा गया। कांग्रेस ने हमेशा से मुस्लिम समाज के लिए दिल खोल कर खजाना लुटाया। वक्फ बोर्ड, हज के लिए सब्सिडी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फंड दिए। इसलिए मुस्लिमों को कभी लगा ही नहीं कि उनकी कौम का कोई प्रधानमंत्री बने। उनके अंदर से ये आवाज ही नहीं उठी, प्रिविलेज मिल गए। तीसरी वजह, भारत का मुसलमान हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताया है। वो सालों तक केंद्र में कांग्रेस को और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को ही अपना मसीहा मानकर वोट करते रहे। उन्होंने कभी मुसलमान पीएम या सीएम की मांग नहीं की। कुछ एक मुस्लिम पार्टियां बनी भी, लेकिन वो अपने अपने इलाके तक ही सीमित रह गई, सिमट कर रह गई। चौथी वजह, अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों से ये पता चलता है कि सदन में सरकार बनाने के लिए करीब 30% वोट शेयर की जरूरत होती है, जबकि देश में मुस्लिमों की आबादी 15 से 20% है। ऐसे में उन्हें अपने समाज के साथ साथ दूसरे समुदायों का भी समर्थन हासिल करना होगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका सीधा सरल जवाब यह है कि देश में मुस्लिमों को उनकी हिस्सेदारी तक तो मिल नहीं रही। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? अब इसकी वजह यह है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मुस्लिमों को चुनाव में हार के डर से टिकट नहीं देती। कांग्रेस ने भी हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की नजर से ही देखा। बाकी सियासी दलों का हाल भी कुछ वैसा ही है, कुछ अलग कोई नहीं है। चुनाव के वक्त उन्हें मुसलमान याद आते हैं और उसके बाद भुला दिए जाते हैं। यही वजह है कि आज देश का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक सदन में मुस्लिम नेताओं की मजबूत भागीदारी नहीं होगी, तब तक मुस्लिम समाज का भला नहीं हो सकता। और जहां तक बात किसी मुस्लिम के प्रधानमंत्री बनने की है, तो जब तक देश के मुसलमानों को दूसरे समुदायों का समर्थन नहीं मिलता, तब तक कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री
नहीं बन सकता। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।